SR के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजसमंद बीए पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी समाजशास्त्र का परिचय इसकी यूनिट बी के टॉपिक एसोसिएशन या समिति पर चर्चा करेंगे। एसोसिएशन या समिति, सर्वप्रथम इसकी परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे और उसके बाद इसकी विशेषताएं और इसके बारे में कुछ सामान्य जो जानकारी हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। समिति की परिभाषाएं, मैकॉयर और पेज ने इसकी परिभाषा को अपने शब्दों में इस प्रकार से दिया है कि समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया गया है। इस परिभाषा से ये ज्ञात होता है कि समिति मनुष्यों का एक संगठित समूह है। इस समूह की स्थापना कुछ हितों या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। ऑकबर्न और निमकोफ के अनुसार समिति एक ऐसा संगठन है जो प्राय विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इन्होंने शिक्षक समिति, प्रार्थना समाज, व्यायामशाला को समिति के उदाहरणों के रूप में बताया है। ऑकबर्न एवं निमकोफ के अनुसार समिति की प्रकृति अस्थायी और कार्यक्षेत्र सीमित होता है। यह एक अथवा कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है। एक समिति के द्वारा मनुष्य के सभी उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जाती और इसी कारण उसके द्वारा भिन्न भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं। फेयरचाइल्ड के अनुसार समिति एक संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है और जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। समिति को मनुष्यों के विचारपूर्वक बनाए गए एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके एक या कुछ उद्देश्य होते हैं और साथ ही अपनी एक कार्यकारिणी होती है। इस तरह हमने समिति की कुछ परिभाषाओं पर चर्चा की और अब हम जानेंगे समिति की विशेषताएं या लक्षण। जो समिति की परिभाषाओं पर हमने चर्चा की है तो इन परिभाषाओं के आधार पर इसकी कुछ प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है व्यक्तियों का समूह। समिति क्या होती है? व्यक्तियों का समूह होती है। समिति का निर्माण कुछ व्यक्ति मिलकर करते हैं और क्योंकि व्यक्ति मूर्त प्राणी होता है इसलिए समिति एक मूर्त संगठन है। व्यक्तियों के अभाव में किसी भी समिति की हम कल्पना नहीं कर सकते। दूसरी समिति की विशेषता है निश्चित उद्देश्य। समिति के एक या कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। कुछ व्यक्ति अपने सामान्य हितों को लेकर एक ही समिति का गठन करते हैं। निश्चित उद्देश्य के अभाव में कोई भी समिति अपने कार्य को ठीक से नहीं कर सकती। अगला जो लक्षण है या अगली विशेषता है समिति की वो है विचारपूर्वक स्थापना। समिति एक विचारपूर्वक स्थापित किया हुआ संगठन माना जाता है। एक निश्चित संगठन, प्रत्येक समिति का एक निश्चित संगठन होता है और संगठन के अभाव में कोई भी समिति अपने उद्देश्य को ठीक से प्राप्त नहीं कर सकती। नियमों पर आधारित, प्रत्येक समिति के कुछ नियम और उपनियम होते हैं जिनके माध्यम से सदस्यों के आचरण को नियमित किया जाता है। ऐच्छिक सदस्यता, किसी भी समिति का सदस्य बनना या नहीं बनना व्यक्ति की स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है। वह अपने हित या रुचि के अनुसार किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है और जब चाहे सदस्यता से त्यागपत्र भी दे सकता है। समिति का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। अस्थायी प्रकृति, समिति कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विचारपूर्वक बनाई जाती है और इन उद्देश्यों के पूरा होने पर उसे समाप्त कर दिया जाता है। अर्थात समिति उद्देश्यों के पूरा होने पर समाप्त कर दी जाती है। जैसे हम उदाहरण के रूप में समझेंगे, शिक्षण संस्थाओं में कुछ मांगों को लेकर विद्यार्थी संघर्ष समिति का गठन करते हैं और अपना आंदोलन चलाते हैं। इन मांगों के पूरा हो जाने पर संघर्ष समिति भंग कर दी जाती है। जो विद्यार्थियों के द्वारा संघर्ष समिति जो बनाई जाती है वो
उनकी मांगों के पूरा होने पर वो संघर्ष समिति भंग कर दी जाती है। इस प्रकार से समिति के उद्देश्य पूर्ण हो जाने पर वो समाप्त कर दी जाती है, इसलिए इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। औपचारिक संबंध। समिति के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की प्रकृति औपचारिक होती है। व्यक्ति अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न समितियों की सदस्यता ग्रहण करता है और इन समितियों में सभी सदस्यों के साथ वह घनिष्ठता के से संबंध स्थापित नहीं कर पाता। इसका कारण एक कारण तो यह है कि वह किसी उद्देश्य विशेष के कारण ही अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है, और वह भी कभी कभी। दूसरा कारण यह है कि समय की सीमा के कारण वह सबके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं कर पाता। साध्य न होकर साधन। कोई भी समिति साधारणतः कुछ उद्देश्यों की पूर्ति का साधन मात्र होती है, अपने आप में साध्य नहीं होती। जब कोई व्यक्ति किसी क्लब का सदस्य मनोरंजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनता है तो क्लब उसके मनोरंजन का साधन है। इसे फिर से समझेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी क्लब का सदस्य मनोरंजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनता है, अर्थात कोई व्यक्ति है वो किसी क्लब का सदस्य बना और उसका उद्देश्य क्या है, सिर्फ मनोरंजन करना, उस मनोरंजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही वो क्लब का सदस्य बना है, तो क्लब जो है उस व्यक्ति के मनोरंजन का साधन है, न कि अपने आप में साध्य। तो समिति व्यक्ति के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति का एक माध्यम होती है। इस प्रकार से जो समिति वो साध्य न होकर साधन होती है। तो इस तरह हमने चर्चा की समिति की विशेषताएं या लक्षण। अब हम जानेंगे समिति के कुछ उदाहरण। समिति के कुछ उदाहरण हैं, उनमें से जैसे इनके उदाहरण के रूप में व्यापारिक समितियां, मजदूर संगठन, व्यावसायिक समितियां, सहकारी समितियां और सुधार आंदोलन, राजनीतिक दल, समाज कल्याण समितियां, धार्मिक समाज, प्रार्थना समाज, रामायण मंडल, कॉलेज या वैज्ञानिक समाज, संगीत मंडल, परिवार, महिला संगठन आदि का उल्लेख इसके कुछ उदाहरणों के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि एक ही समुदाय में अनेक समितियाँ पाई जाती हैं। जैसे गांव एक समुदाय है और उस गांव के अंदर आर्थिक संघ, राजनीतिक संगठन, महिला संगठन, पंचायत, मनोरंजन संघ आदि कई समितियाँ मिलती हैं, तो एक समुदाय में अनेक समितियाँ पाई जाती हैं। मैकाइवर ने बताया कि समिति एक समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत ही एक संगठन है। ये बताया मैकाइवर ने कि समिति एक समुदाय नहीं है बल्कि उस समुदाय के अंतर्गत ही एक संगठन है। जैसे गांव एक समुदाय और समुदाय के अंदर अनेक संगठन पाए जाते हैं, जैसे राजनीतिक संगठन, मनोरंजन संघ, महिला संगठन, पंचायत, आर्थिक संगठन आदि। तो ये थे कुछ समिति के उदाहरण। अब हम चर्चा करेंगे समिति की कुछ सामान्य जानकारियाँ। समिति व्यक्तियों का एक संगठित समूह है। व्यक्तियों के समूह के रूप में समिति को देखा जा सकता है, इसलिए समिति मूर्त होती है। समिति स्थापित की जाती है, यह बताया जा सकता है कि किस समिति की स्थापना किसने की। समिति अस्थायी होती है, अब उद्देश्यों की पूर्ति के बाद में समाप्त हो जाती है। समिति का अपना एक नाम होता है। समिति व्यक्तिगत हित या कल्याण पर जोर देती है। समिति के कुछ औपचारिक नियम होते हैं जो साधारणतः लिखित रूप में होते हैं। समिति विशेष उद्देश्यों की पूर्ति करती है और समिति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं होती, अर्थात ये अब उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात समाप्त हो जाती है। मनुष्य समितियों के सदस्य होते हैं। इस प्रकार ये थे समिति से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियाँ। तो हमने अध्ययन किया एसोसिएशन या समिति। थैंक यू।